देखो, कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू एग्जामिनर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहता है और इसीलिए ये किसी भी एग्ज़ाम में दी जाती है। वो ये जानना चाह रहा है कि कहीं आप किसी चीज़ पे ओवर थिंकिंग तो नहीं करते हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बात समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सीधा है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये है कॉम्प्रीहेंड करना, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट इटसेल्फ। तो वो चीज़ समझनी है और इसीलिए कॉम्प्रीहेंशन दी जाती है। तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के ना दो अप्रोच हैं। बहुत ईजीएस्ट तरीके से बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देखना। और मतलब एक तरीके से क्रक्स है ये, 50 घंटे की वीडियो देख लेना कहीं, तब भी टाइम वेस्ट करके ही आओगे, मिलेगा यही। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के अप्रोचेज क्या है, रीडिंग अप्रोच और सॉल्विंग अप्रोच। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रीडिंग कैसे करते हैं पैसेज की। ठीक है, वहाँ पे अगर मिस्टेक कर रहे हो तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगी। तो रीडिंग अप्रोच में क्या है, जैसे कि अगर लॉन्ग पैसेज आया है ना, कोई लॉन्ग पैसेज आ गया है तो उसको आपको डिवाइड करना है 2-3 पार्ट्स में। और वो कैसे करेंगे, जैसे कि 4-5-6 लाइन के बाद मान के चलो आपको कहीं भी फुल स्टॉप दिख जाता है, यहाँ दिख गया, यहाँ दिख गया, कहीं भी दिख गया, वहाँ पे एक ऐसे टिक कर दो। ठीक है, एक यहाँ कर दो, एक यहाँ कर दो, ऐसे मतलब एक तीन कॉलम्स में उसको डिवाइड कर दो, 3 उसमें पार्ट्स में पैसेज को। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जहाँ पे भी आपने ये ब्रेक लगाया है ना सॉरी, इस टाइम पे आपको 3 से 4 सेकंड का बस एक पॉज लेना होता है। ठीक है, उससे क्या है, यू विल बी एबल टू सोक इन द इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपने इसमें पढ़ी है यहाँ तक। इसका पर्पज़ पता है क्या होता है, हम एक लॉन्ग पैसेज की मोनोटोनस रीडिंग नहीं करते। उससे क्या है, जो मतलब जो कुछ मीनिंग्स है ना वो हमसे छूटते नहीं है। ठीक है, जब हम मोनोटोनस रीडिंग करते हैं ना पूरे पैसेज की, तो पूरा पैसेज समझ नहीं आता है, दिमाग बीच में स्किप हो जाता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो उस डाइवर्जन को रोकने के लिए 2-3 पार्ट्स में उसको ऐसे ऐसे बस निशान बना लो, 1 सेकंड का काम है। ठीक है, और वहाँ पे बस 3-4 सेकंड का ब्रेक लेना है और दैट्स इट। ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद पैसेज को हमने डिवाइड कर दिया, अब आता है उसको रीड कैसे करना है। उसमें आपको करनी है फास्ट रीडिंग। अब फास्ट रीडिंग क्यों करी जाती है, माइंड के डाइवर्जन को रोकने के लिए, जिससे कि आपका फोकस रहे उस पर। ठीक है, फास्ट रीडिंग में फोकस हमारा ज़्यादा रहता है। और इसके लिए वर्बली बोल के नहीं पढ़ना है पैसेज को, आपको मेंटल रीडिंग करनी है, मतलब लिप्स भी मूव नहीं करने हैं। ठीक है ना, तो फास्ट रीडिंग है दूसरा अप्रोच। नाउ कम्स यूज पेन एंड फिंगर टू पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा पेन है, यहाँ पेन है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी जो आइज़ हैं वो फोकस्ड रहती हैं उस वर्ड पे। ठीक है, नाउ कम्स अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं पैसेज के अंदर उनको अंडरलाइन करते चलो या फिर उन पे सर्कल करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइड री रीडिंग। अगर कोई लाइन समझ नहीं आई है ना तो उसको बार बार रीड मत करो, मूव ऑन कर जाओ नेक्स्ट पे। ठीक है, आपको ओवरऑल एसेंस समझने की कोशिश करनी है पैसेज की, ना कि उसमें फंसे रहना है। हो सकता है कोई वर्ड ऐसा आ गया हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसका मीनिंग समझ ना आ रहा हो, तो या तो एक ऑप्शन है कि आप हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन है उसमें देख लो। अगर वहाँ से भी समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, आप पूरे पैसेज को पढ़ो और उसकी ओवरऑल एसेंस क्या है वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, री रीडिंग नहीं करनी है, बार बार उसको नहीं पढ़ना है, ये टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रीडिंग अप्रोच। तो इसके बाद आता है सॉल्विंग अप्रोच। सॉल्व कैसे करना है, देखो, सॉल्व करते टाइम आपको सबसे पहले चीज़ जो ध्यान रखनी है ना, वो है आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है ना, अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पहले ये देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। उसमें अजम्पशन पूछा है, इन्फ्रेंस पूछा है, इम्प्लीकेशन पूछा है, या फिर कुछ और क्रक्स पूछा है, इसका एक आइडिया होना जरूरी है। अब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखो, इसको लेके मैंने लास्ट में एक बात बताई है, उसको जरूर देखना, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल गया, सिर्फ यहीं नहीं रुकना है, अब आपको देखने हैं उसके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाके देखना है एक्सट्रीम वर्ड्स को। कहीं कोई एक्सट्रीम वर्ड तो यूज़ नहीं हुआ ऑप्शंस में, कोई जैसे कि नन हो गया, ऑल हो गया, ओनली हो गया, एंटायरली हो गया, मस्ट हो गया, कंप्लीटली हो गया। इस तरह के जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, दे आर जनरली इनकरेक्ट। ठीक है, और जहाँ ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं एट दिस स्टेज इटसेल्फ। ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन को पढ़ने गए हैं
तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी, अभी तक आपने पैसेज नहीं पढ़ा है, पैसेज पढ़ने के लिए मैं अभी आपसे बोलूँगा, वो मैंने रूल्स बेशक बता दिए हैं, लेकिन पैसेज पे अभी जाना नहीं है। सॉल्विंग अप्रोच में आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आपको एक्सट्रीम वर्ड्स ढूंढने हैं ऑप्शंस में, और जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना है उन ऑप्शंस को। अब कुछ ऑप्शंस इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ कम्स कुछ में क्या होगा, आपको अपनी जीएस नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी। अब हो सकता है वहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज़ ना हुआ हो किसी ऑप्शन में, लेकिन जो उसका ओवरऑल मीनिंग है ना उस लाइन का, उस ऑप्शन का, वो एक्सट्रीम आ रहा है आपकी जीएस की नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करना है। हो सकता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है अनएथिकल हो, या फिर लॉजिकल ना हो। तो इस तरह की चीज़ें देखनी है। अगर ऐसा कुछ है ना, तो तभी उस केस में आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जीएस की जो नॉलेज है उसको यूज़ करना है हमें फाइंड करने में कि कहीं किसी लाइन का, पूरे ऑप्शन का एक्सट्रीम मीनिंग तो नहीं आ रहा है, ठीक है, बेशक कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज ना हुआ हो। अच्छा, अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, जब आप जीएस नॉलेज अप्लाई कर रहे हो ना एक्सट्रीम मीनिंग फाइंड करने में, तो उस जीएस नॉलेज को वहाँ अप्लाई नहीं करना जहाँ पे स्टेटमेंट्स जनरल हैं, या फिर आपकी जीएस की नॉलेज के अकॉर्डिंग वो करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि हो सकता है स्टेटमेंट हो दैट एयर पोल्यूशन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स इन एल्डरली, है ना। अब जीएस की नॉलेज के हिसाब से ये क्या है, ये जनरल स्टेटमेंट है और ये करेक्ट भी स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्ट का वो लगा दिया हमने, जैसे यहाँ हमने एलिमिनेट कर दिया था एक्सट्रीम मीनिंग पे। अब यहाँ जीएस नॉलेज के बेसिस पे अगर वो करेक्ट बैठ रहा है तो उसको करेक्ट नहीं करना है, हमें पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। जब तक पैसेज में वो मेंशन नहीं है तब तक उसको सही नहीं करना है, ठीक है ना। तो जीएस की नॉलेज का एप्लीकेशन जो है ना, उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। जीएस नॉलेज अप्लाई करनी है एक्सट्रीम मीनिंग्स को फाइंड करने में, ना कि जनरल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करने में, ठीक है। अब ये हो गया आपका रूल 1। अब जैसे ही आप रूल 1 कंप्लीट करोगे ना, तो यहाँ आपके कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। हो सकता है एक ही हो, या फिर 2 हो जाएं, हो सकता है 3 भी हो जाएं, ठीक है। अब जब आप ये एलिमिनेट कर लिया है, उसके बाद आपको जाना है पैसेज की रीडिंग पे, ठीक है। पैसेज की रीडिंग पे कब जाना है, रूल नंबर 1 फॉलो करने के बाद, सॉल्विंग अप्रोच का रूल 1 फॉलो करने के बाद आपको पैसेज पढ़ना है। और पैसेज कैसे पढ़ना है उसके रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ये है रीडिंग अप्रोच, ठीक है ना। अब आपने पैसेज रीड कर लिया, अब आपको आना है रूल नंबर 2 पे, क्योंकि अब कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हो या फिर नहीं भी हुए हैं। असली प्रॉब्लम ही तब आती है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे क्लोज ऑप्शंस हैं, ट्रिकी ऑप्शंस हैं थोड़े से, वहाँ आंसर निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। आप फंसते ही वहाँ हो। तो उसी के लिए है सेकेंड रूल, और ये कहता है यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। अब उसमें वो कैसे पॉसिबल होगा, वो ऐसे पॉसिबल होगा, उसमें आपको मानना है पैसेज इज़ द किंग। पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दे रखे हैं, दे आर किंग। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है ना। उसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो पैसेज को किंग मानना है। अब पैसेज के बेसिस पे आपको ये फाइंड करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसेज में बात हो रही है जनरल सेंस में है, और ऑप्शन में कोई दे रखा है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है। अब अगर पैसेज में जनरल बात हो रही है और ऑप्शन में आ गया वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पे, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बात हो रही है स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पैसेज के अंदर, लेकिन उसने उसको जनरलाइज कर दिया है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे मैं कहता हूँ दैट यहाँ पे दिल्ली हैज़ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ ओवरऑल दिल्ली की, दिल्ली हैज़ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, लेकिन मैंने एक ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन में मैंने लिख दिया दैट करोल बाग हैज़ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। अब जैसे ही मैं करोल बाग के बारे में बात करी मैं कहाँ आ गया, पैसेज में मैं बात कर रहा हूँ जनरल सेंस में, और मैंने किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मेंशन कर दिया है, ठीक है। ये नीडेड नहीं है, ये यू आर गोइंग बियॉन्ड द पैसेज। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जो फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, यू आर डिराइविंग अननेसेसरी नॉलेज बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। तो जनरल को स्पेसिफिक पे नहीं लेके जाना है। ऐसे ही अगर स्पेसिफिक बात हो रही है, जैसे कि मैं कहता हूँ करोल बाग हैज़ लॉट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अब मैं इसके बेसिस पे ऑप्शन कोई आपके सामने रख दूँ दैट दिल्ली हैज़ पोल्यूशन प्रॉब्लम्स है, तो इसमें क्या है, अब वैसे तो आपको ये लग रहा है कि यार ये सही है, लेकिन
हमारे जो पैसेज है, हमारे पैसेज में बात हुई है स्पेसिफिकली टू करोल बाग, लेकिन उसको जनरलाइज कर दिया है ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, ये चीज़, ये 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। तीसरा है कि अगर कोई इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स मेंशन ही नहीं है आपके पैसेज में, है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो अगर वो ऑप्शन में दे दिया है तब भी क्या करना है आपको, उसको एलिमिनेट कर देना है। अब चौथा रूल है इसमें, देखो अगर पैसेज में जिस आइडिया पे बात हो रही है या फिर किसी लाइन में हुई है उस पैसेज की, उसके अपोजिट मीनिंग से कोई लाइन आ गई है ऑप्शन में, तो अपोजिट मीनिंग वाली लाइन को भी एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं, इन केस अगर वर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है जैसे कि कैन नॉट, नॉट, अनलेस, अनटिल, कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज हुआ है, किसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, और आपको लग रहा है कि यार इसके मैंने थोड़ा सा अपोजिट पढ़ा था, तो उसको ना पैसेज को दोबारा उस लाइन को देखो तुरंत कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अपोजिट में मीनिंग इसके कंट्रास्ट में बोल रहा हो, पैसेज के कंट्रास्ट में बोल रहा हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपको अपोजिट मीनिंग वाले को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो सीधी बात है, राइट आंसर तक अगर आपको पहुँचना है ना, राइट आंसर तक पहुँचने के लिए ख़ास तौर पे जो क्लोज ऑप्शंस हैं वही मुश्किल होती है। वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, आपका जो जनरली जो आंसर होगा ना वो थोड़ा लॉजिकल होगा और बैलेंस्ड होगा, है ना, और जो पैसेज के अंदर जो फैक्ट्स दे रखे हैं ना उसको वो सपोर्ट कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, उसमें जो पॉसिबिलिटी जो शो करते हैं ना वर्ड, जैसे कि कैन हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो पॉसिबिलिटी को शो करते हैं उनका यूज़ हुआ होगा। ठीक है ना, जनरल स्टेटमेंट होगी ना कि डिटर्मिनिस्टिक होगी। ठीक है, जो डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो जनरली रॉन्ग होती हैं। तो राइट आंसर को पकड़ने में ये 2 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं बस। ठीक है, पहला रूल है एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन अप्लाई करो। एलिमिनेशन से नहीं हो रहा है देन गो टू रूल 2, और रूल 2 में सिर्फ पैसेज को अपना किंग बना लो। ठीक है ना, और पैसेज को किंग बनाने में ये 4 चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। इसके बियॉन्ड भी अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो उस पैसेज से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मूव ऑन कर जाओ। वैसे इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, सिर्फ इन्हीं 2 रूल्स को अगर आपने समझ लिया ना तो कोई भी पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी, इसके बियॉन्ड वो जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है मार्केट में कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ गया, इसका मीनिंग कैसे निकालें, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका वो क्या है, अजम्पशन का क्या है, इसमें क्या होगा। देखो इसमें ना यूपीएससी आपको बस फंसाने की कोशिश करती है। इनके जो लिटरल मीनिंग्स हैं ना, अगर आप जाओगे और उनके अकॉर्डिंग अगर पैसेज को सॉल्व करने बैठोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, 2-3 वो पैसेज सॉल्व किए मैंने, उसमें दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिटरल मीनिंग्स पे नहीं जाना है ना। मेन आइडिया आपको पता हो कि अजम्पशन का मेन मतलब मीनिंग क्या है, अजम्पशन का मतलब क्या है, इन्फ्रेंस पूछ रहा है तो मतलब क्या है कि कंक्लूजन ही होगा, है ना। इम्प्लीकेशन है मतलब क्या इम्प्लाइड है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या कुछ हिडन मीनिंग है, क्या कोई मीनिंग क्या है उसका, क्रक्स क्या है। जनरली सेंस इन सब का एक ही निकलता है। कोरोलरी एक वर्ड यूज होता है, कोरोलरी टू द पैसेज। कोरोलरी भी क्या है, वही है, निष्कर्ष क्या है पूरे पैसेज का, है उसका आउटकम क्या है, पैसेज का आउटकम क्या है। तो वो सारी चीज़ें, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ड क्या यूज हुआ है। ठीक है, बस उसका मीनिंग समझ, ओवरऑल मीनिंग आपको पता हो अजम्पशन का, इन्फ्रेंस का, बस वो सफिशिएंट है आपको डायरेक्ट करने के लिए। आपको उसके चक्कर में ये नहीं है कि जो लिटरल मीनिंग्स हैं इनके, उन लिटरल मीनिंग्स के बेसिस पे आप ऑप्शंस को देखने लग जाओ। ठीक है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अब देखो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें देखो अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, देखो अजम्पशन का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, वो पता है क्या है। अजम्पशन का मतलब है कि क्या अज्यूम किया होगा, क्या इन्फॉर्मेशन रही होगी ऑथर की, क्या उसका माइंडसेट रहा होगा जिसके बेसिस पे उसने एक आइडिया को इतना एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, उसके अजम्पशंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, या फिर उसने कुछ पढ़ लिया है, उनको उसने एक्सपेंड कर दिया है एक पैराग्राफ में, एक पैसेज में, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब अजम्पशंस जब आप फाइंड करेंगे ना, तो अजम्पशंस मस्ट बी लिंक्ड टू द पैसेज। ठीक है, जो पैसेज में उसने कहीं ना कहीं उन अजम्पशंस को यहाँ पे मेंशन किया होगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में मेंशन किया होगा। ठीक है, अब ये रूल हालांकि मोस्ट ऑफ द जगह काम करेगा अजम्पशंस को फाइंड करने में कि हाँ दोनों इंटरलिंक्ड हैं।
आपको जो अजम्पशन पूछा गया है वो और जो पैसेज है उसमें लिंकेज है, ठीक है, ये मोस्टली जगह पे काम करेगा। लेकिन देखो इसका मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि इनके लिटरल मीनिंग्स पे नहीं जाना है, ये इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं बस आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अब मैं जैसे बोल रहा था आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो मैं कह रहा हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन है दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब यहाँ देखो पहला कह रहा है हमें क्या करना है, फिर वी हैव टू लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड्स। नाउ वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, कुछ नहीं करूँगा मैं। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व अवर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड तो कोई भी एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन इसका जो ओवरऑल जो मीनिंग है ना, हमारी जीएस की नॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है कि यार देखो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की जो उसको हैंडल करने की जॉब क्या सिर्फ गवर्नमेंट की है? असलियत में तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो पब्लिक है ना कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करेगी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगी, तो ये क्या है, मतलब एक आप डिटर्मिनिस्टिक कर रहे हो कि हाँ सिर्फ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ये इलॉजिकल है। अब मैं जीएस की नॉलेज की बेसिस पे इसको कर दूंगा एलिमिनेट, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नाउ हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। अब देखो इसमें मुझे पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये कह रहा है हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। कोई भी समझदार आदमी जो रहेगा वो ये कह ही नहीं सकता कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को अनअटेंडेड रहने दो, उनको बिल्कुल भी डील मत करो, है एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उनको उनसे डील मत करो, लेकिन हेल्थ को फिर भी ठीक किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ये क्या है, फिर से क्या है, इलॉजिकल है एज पर आवर जीएस नॉलेज। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, कोई मस्ट यूज़ नहीं हुआ है, कोई नन यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल मीनिंग क्या आ रहा है एज पर माई जीएस नॉलेज, ओवरऑल मीनिंग इज एक्सट्रीम, ठीक है, हमारे वहाँ में फिट नहीं बैठ रहा है वो, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे मैंने कर दिया इसको भी एलिमिनेट। अब आता है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, ठीक है। अब ये एक देखो मतलब वैसे तो ये वैल्यू बायसनेस है इसमें, ठीक है, लेकिन क्या पता उसको एग्जाम स्ट्रेस में आप ना पकड़ पाओ। वैल्यू बायसनेस मैंने यहाँ क्या पकड़ी है, देखो वेस्टर्न वैल्यूज़ को ये एक तरीके से नीचा दिखा रहा है ना, और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को ये अच्छा दिखा रहा है, तो ये क्या है, बायसनेस है, हमारी जीएस की अकॉर्डिंग थोड़ी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो वैसे तो मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन इन केस अगर आप इसको पकड़ भी नहीं पाते हैं तो दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं, एक ए और एक डी। अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज, तो एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये कहता है दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, कहीं भी आपको जो फुल स्टॉप दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसे ही वो लगा दो, ठीक है। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये वैसे छोटा पैसेज है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक निशान लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। इसका पर्पज़ क्या है कि मुझे यहाँ पे 2-3 सेकंड का 4 सेकंड का पॉज लेना है। अच्छा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, सब्सटैंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल, ठीक है, कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट। With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia, ठीक है। अब मैंने यहाँ अपने दिमाग को कहा कि मतलब 2-3 सेकंड का जैसे ही मुझे ये लगा, एक ब्रेक लिया, तो उससे मुझे हेल्प मिली इस इन्फॉर्मेशन को मतलब रिकॉल करने में, कि समझने में कि अच्छा क्या बोला गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। विद हेल्थ ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, लिटरली, and yet barring a few there seems to be the same collective lethargy towards making their choices, ठीक है। अब इसका जो देखो उसमें पूरे में बात वो क्या कर रहा है, वो लिंक कर रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को और हेल्थ प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना, दे आर लिंक्ड टुगेदर। हालांकि वो कह रहा है कि पब्लिक जो इंडिविजुअल्स हैं ना, दे आर लेथार्जिक हैं। तो ओवरऑल आइडिया इसका ये है। अब इसके बेसिस पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहला ऑप्शन देख रहे हैं, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। अब देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ अजम्पशन पे। जब मैं अजम्पशन देखता हूँ ना, तो अजम्पशन के बेसिस पे मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या अज्यूम किया होगा उसने, है ना। तो कहीं भी इस बारे में बात हुई है क्या, स्पेंड मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, नहीं हुई है, कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है। हालांकि ये एक डिराइव्ड कंक्लूजन हो सकता है, डिराइव्ड कंक्लूजन, और जब आप डिराइव्ड कंक्लूजन है ना, तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ पूछना चाहिए था इन्फ्रेंस क्या है, ना कि रैशनल अजम्पशन, या फिर आपको पूछना चाहिए था इसका क्रक्स क्या है, इसका मैसेज क्या है ना। अब यहाँ पे आपने पूछ लिया अजम्पशन।
अब अजम्पशन के बेसिस पे जाओगे तो आप कहोगे कि यार ये तो लिंक्ड ही नहीं है कहीं भी, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, हाँ गलत। अब यहाँ फिर आप मिस्टेक करोगे इन 2-3 ऑप्शंस में, और जो कि बिल्कुल इलॉजिकल हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, आप इसमें मिस्टेक कर बैठोगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ, यहाँ पे वो लाइफस्टाइल की चेंजेस की बात तो कर रहा है, बट ट्रेडिशनल है नहीं। वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में कहीं बात की है क्या? वेस्टर्न वैल्यूज़ के बारे में कहीं भी मेंशन ही नहीं है पूरे उसमें आर्टिकल में, ठीक है। तो ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। इन केस अगर आप इसको पहले स्टार्टिंग में एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आप कैसे करेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बियॉन्ड जा रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 काम आ रहा है हमारे यहाँ पे इसको एलिमिनेट करने में, ठीक है। जब क्लोज ऑप्शंस हों तो रूल नंबर 2 विल बी द सेवियर, उसको पकड़ लेना, उसके वो जो 4 चीज़ें हैं उनको पकड़ लेना, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपका आंसर गारंटीड निकलेगा, ठीक है। अब असलियत में देखो यहाँ पे आंसर पता है किससे निकला है, वी हैव टू लुक फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस आंसर, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है कि यार यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज नहीं हुई है और लाइकली टू कर रहा है, मतलब कंक्लूजन आए, ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे और राइट आंसर इसका ए है। गॉट इट? सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि डोंट गो फॉर द लिटरल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। आपको ओवरऑल आइडिया पता होना चाहिए, लेकिन जो सॉल्व करने का जो अप्रोच है ना वो वही होगा, एलिमिनेट करो यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स और एक्सट्रीम मीनिंग्स। उससे नहीं हो रहा है तो पैसेज पढ़ो, फिर पैसेज को बिल्कुल माई बाप बना के कि हाँ दिस इज़ द किंग, उसके बेसिस पे अपने एलिमिनेशंस को फिर अप्लाई करो, फिर उसमें से जो इर्रेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करो। आपको नैरो डाउन करना है क्लोज ऑप्शंस को कि कौन सा बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट है, ठीक है ना। बहुत क्लोज ऑप्शंस भी आएंगे, उनमें भी एलिमिनेशन ऐसे ही होता है बेस्ड ऑन द पैसेज इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था इसमें। नाउ अब दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड्स एंड एक्सट्रीम मीनिंग्स। तो कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड कोई यूज नहीं हुआ है, ठीक है, मैं इसको अभी कुछ नहीं बोलूँगा। रिसोर्स रिकवरी शुड भी यूज हुआ है तो ठीक है, मतलब हो सकता है। रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। यहाँ इसने कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाई, इसने इसको मतलब ओवर एम्फेसाइज कर दिया इसके ऊपर। हालांकि मेरा दिमाग यहीं चल जाएगा, मैं इसको यहीं पे एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ऑप्शन, मैं जा रहा हूँ पैसेज पे। पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको डिवाइड कर दिया एक, ठीक है, और ठीक है दो पार्ट्स में, यहाँ सीधा फिर यहाँ रुकेंगे। अच्छा, इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, more than 3/4 of the municipal budget goes into collection and transportation, which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. Where does waste to energy fit into all this? Waste to energy, ठीक है ना। Ideally it fits in the chain after segregation, ठीक है, between wet waste and the rest, collection, recycling and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is in the waste, that is biodegradable versus non-biodegradable component and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is a little over 50% and biomethanation offers a major solution for processing this, ठीक है। अब मैंने इसको समझ लिया कि अच्छा ये है इसमें सॉरी। नाउ बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, अब हम इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा है कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। ऐसा कहीं इसने कुछ बोला है क्या, शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज? ऐसा तो कोई भी इसका मैसेज नहीं आया यहाँ पे कि हाँ ये जो सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज के हाथ में होना चाहिए है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मीनिंग को चेंज करने की कोशिश करी जा रही है। रूल नंबर 2 में अपोजिट मीनिंग करने की बात की जा रही है, उसको मतलब और मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है मीनिंग में। सो दैट्स वाई दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट एज पर द पैसेज। वैसे ही सेकंड, रिसोर्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दैट कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब ये फिर से क्या है, इसने बेस्ट हैंडल्ड बाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, यहाँ पे कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं है कि इनको हैंडल करने में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा साबित होगा,
ठीक है। तो इसके बेसिस पे, पैसेज के बेसिस पे ये भी क्या हो गया, इलॉजिकल हो गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। इस बारे में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज के रूल के बारे में इसने बात नहीं की है, ठीक है। तो अब हमारा अजम्पशंस क्या हैं जो इसने बनाए थे, दे बोथ आर रॉन्ग, हमारा आंसर होगा डी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से सॉल्व करना है। अब देखते हैं इम्प्लाई और इम्प्लीकेशन टाइप। देखो इम्प्लाई और इम्प्लीकेशन टाइप का वैसे लिटरल मीनिंग वही है कि हाँ मतलब डिराइव्ड मैसेज क्या है, मीनिंग क्या है, कुछ कोई हिडन मीनिंग है क्या, है ये चीज़ देखनी है। तो इसमें भी सबसे पहले हम जाएंगे किस पे, क्वेश्चन पे, और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या कोई एक्सट्रीम वर्ड है कहीं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट, कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट चॉइसेस, ठीक है। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शंस, ठीक है। वैसे तो मेरा दिमाग यहीं चल जाएगा, नो करेज बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इलॉजिकल है, इलॉजिकल है एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा। इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी ए गुड थिंग बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट, ठीक है। जनरल सी स्टेटमेंट है, अच्छी लग रही है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर पाए हैं, और वो भी हो सकता है आप ना कर पाओ, बिकॉज ऑफ दिस ना कर पाओ। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, अब आपको पैसेज पे जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू नैरो डाउन द ऑप्शंस, कौन से एलिमिनेट करने हैं, ठीक है। अब हमें पैसेज पे जाना है, उसको समझना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर दूंगा, मैं एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। नाउ द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदान एस जीन बुरिदान, द 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices, ठीक है, and uncertainties. In the story, a donkey stands between 2 equally appealing stacks of hay, unable to decide which to eat. It starves to death, ठीक है। Changes in technology and innovations such as smartphones and tablets only exacerbate our glut of choices, ठीक है। Consistent connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decisions more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices, yet find themselves unhappy and anxious, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया और इसका हमें एक मीनिंग समझ आ गया। अब हमें जाना है किस पे, पैसेज के ऑप्शंस पे। ये कहता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट। अब कहीं सोशल स्ट्रक्चर को कमज़ोर बनाने की बात इसने टेक्नोलॉजी ने कही है। टेक्नोलॉजी देखो कहीं यहाँ मेंशन हुई थी, है ना। टेक्नोलॉजी एंड एनेबल सजेस्ट स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स ओनली एक्सजरबेट अवर ग्लट ऑफ चॉइसेस। ये चॉइसेस की बात कर रहा है कि चॉइसेस में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, सोसाइटल स्ट्रक्चर को के बारे में बात कर रहा है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है एज पर अवर पैसेज, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, ठीक है। अभी इसके लिए हम रखेंगे क्योंकि इसमें डिफिकल्ट चॉइसेस एक आ रहा है, ठीक है। तो फिर आते हैं वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो अवर ओन कन्विक्शंस। ये भी इलॉजिकल है एज पर द पैसेज में इस बारे में बात नहीं हुई है, ठीक है। फिर आता है डी, इन आवर लाइव्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी एज गुड थिंग बट हैविंग टू मैनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। अब ये तुरंत समझ आ जाएगा कि असलियत में तो आइडिया यही था पूरे उसमें, इसी की बात तो कर रहा है मैसेज की कि हमारे पास चॉइसेस बढ़ने से हम क्या, देखो वो जैसे ये जो जिस गधे की स्टोरी शेयर करी है वो मर गया था बिकॉज ऑफ अबंडेंस इन चॉइसेस, ठीक है। तो बात तो यही हो रही है। अब यहाँ पे हमें मोस्ट लॉजिकल मिल गया, लेकिन अब इसको हमें एलिमिनेट करना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस, ठीक है। अब देखो डिफ़िकल्ट चॉइसेस और फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, ये थोड़े से इसमें क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। चॉइसेस की बात तो की है लेकिन न्यूमरस चॉइसेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आइडिया है, ना कि डिफ़िकल्ट चॉइसेस। सो इस तरह से हम इसको एलिमिनेट करके पहुंच जाएंगे ऑप्शन डी पे, ठीक है ना। तो देखो मेरा जो कहने का पर्पज़ है ना, ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि कोई भी कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व की जा सकती है अगर आपको बेसिक रूल्स पता हैं। बेसिक रूल्स किए बगैर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें एलिमिनेशन ऑफकोर्स लगता है, वो हेल्प करता है, लेकिन उसमें जनरली लोग कर देते हैं। लोग जो जहाँ फंसते हैं ना, वो फंसते हैं क्लोज ऑप्शंस में। या तो अगर पैराग्राफ जो है, जो पैसेज है, उसकी लैंग्वेज अगर डिफ़िकल्ट है तो फंस जाएंगे।
तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर किसी पैसेज की लैंग्वेज डिफिकल्ट आ रही है ना, तो जनरली उसके ऑप्शंस जो होते हैं उनमें एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज ज़्यादा होता है, ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि यार पैसेज बहुत डिफिकल्ट है, अगले पैसेज पे ही मूव कर गए सीधा, बिना क्वेश्चंस को पढ़े हुए, बिना उसमें एलिमिनेशन लगाए हुए। तो दोनों चीज़ें देखनी है, और दोनों चीज़ों में फंस रहे हो तो फिर अगले पैसेज पे मूव कर जाओ। इस पर बिल्कुल ये नहीं है कि टाइम वेस्ट करना ही ज़रूरी है, ठीक है। देखो सॉल्व तो हर किसी को किया जा सकता है, अगर आपकी प्रैक्टिस सही है ना। मैं गारंटी ले रहा हूँ हर चीज़ सॉल्व कर सकते हो आप, हर कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस इन्हीं रूल्स के बेसिस पे करनी है। गॉट इट। और जो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, इनको बताने का मेरा यही आइडिया है। देखो अजम्पशंस और क्रक्स, ठीक है, कोरोलरी, इन सब का जो मीनिंग है ना वो जनरली सेम सा ही निकलता है। हमारा जो आंसर है ना वो कॉन्टेक्स्ट समझने से आएगा पैसेज का, पैसेज में फैक्ट्स क्या हैं। रूल नंबर जो 2 है ना उसको समझ लो ढंग से, रूल 2 को, उसको आपने अगर समझ लिया तो आप कोई भी पैसेज सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो करवाने को मैं सारे पैसेज करवा दूँ आपको, PYQs के सारे सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, लेकिन लिटरली मेरी एक बात समझ लेना, अगर मैं आपको ये इस तरह से स्पून फीडिंग कर दूंगा ना तो आपकी उसकी यूटिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। और वो भी खास तौर पे इस स्टेज पे आके आपको अगर रूल पता है तो आपको फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन आना ज़रूरी है। और एप्लीकेशन आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना खुद से, खुद का माइंड अप्लाई करना सीखो। स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, सारे आप जो इधर उधर जो कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस देखने में लग रहे हो ना, उससे कुछ नहीं हो रहा है, स्पून फीडिंग हो रही है। आपको भाई पता है एलिमिनेशन सिर्फ इतना लगता है, असली आप फंसते हो क्लोज ऑप्शंस में, और क्लोज ऑप्शंस को प्रैक्टिस से ही सॉल्व किया जा सकता है। और वो प्रैक्टिस कैसे करोगे, रूल बेस्ड, ठीक है ना। तो खुद से प्रैक्टिस करो, तब आपकी इसके ऊपर कमांड बनेगी। और ये जो टाइम बच रहा है दिस इज़ लिटरली इनफ। आप डेली के आधा घंटा दो, आधे घंटे में 3-4 टाइप के पैसेज कर लो, दिस इज़ सफिशिएंट, ठीक है। डेली की प्रैक्टिस के लिए रूल बेस्ड करो आप। अब आपका ये है कि एक अप्रोच सीधा है, आपको रूल पता है तो आप उसको उसी हिसाब से अप्लाई करोगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखो, और बस कॉम्प्रिहेंशन को लेके चिल हो जाओ बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, दैट्स इट। कोई और अगर इशू है तो फिर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।